हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। दोस्तों, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज चल रही है और अभी हम जो हैं लास्ट पड़ाव पे हैं, यानी कि आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है गरीबी को लेके। और इसमें हम मेंस ओरिएंटेड, अभी हम लास्ट के 3 से 4 वीडियो में मेंस ओरिएंटेड ही चीज़ें लेके चल रहे हैं। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, अब ध्यान से समझना, एक चीज़ को समझना। जो बच्चे स्पेशली 2023, 24, 25, 26, 27 तक की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यहाँ पर कुछ सजेशन भी दूंगा कि ताकि आप आगे इसको कैसे लेके चल सकते हैं। मान लीजिए आपने इस साल वीडियो देख ली, अब जो बच्चा 2025 में तैयारी कर रहा है उसने भी मान लो वीडियो देख ली, तो उस कंडीशन में इसके बाद आपने क्या करना है, कम से कम 3 से 5 पेज आपने छोड़ देने हैं। कितने? कम से कम 3 से 5 पेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो आप 2024 की तैयारी कर रहे हो और आपने मान लो 2022 में मेरे लेक्चर देख लिए, तो आपके पास 1 साल का गैप हुआ। एक साल का जो भी करंट अफेयर आपका आएगा, जो भी आप मैगजीन पढ़ेंगे, उसमें से गरीबी को लेके जो जो पॉइंट्स आपको दिखेंगे वो आपने एंड के पेजों में ऐड कर लेना है। चाहे इवन अगर मान लो कोई बच्चा 2026 में एग्जाम दे रहा है तो वो 2025 का करंट अफेयर पढ़ना है आपने। 2025 में जो भी आपको करंट अफेयर दिखें, जो जो से इश्यूज दिखें, उनको लास्ट में बस आप ऐड करते चले जाइएगा। क्यों? चीजें चेंज होती हैं समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। तो उसी के जैसे ही मैंने आपको ये पैटर्न बता दिया है कि इसमें आपने कैसे करना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम मेंस के आंसर राइटिंग भी थोड़ा सा देखेंगे, एक डिटेल आंसर भी देखेंगे, ताकि मैं आपको समझा सकूं इसमें क्या होगा, कैसे होगा। और साथ में थोड़ा सा हम नीति आयोग लेके चलेंगे और एक नया टॉपिक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, वो क्या है, कैसे है, उस पर भी एक ब्रीफ में हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपका मेंस ओरिएंटेड कुछ भी अगर आ जाए तो आपके डायमेंशंस, मतलब की चीज़ें जो आपको अच्छे से कवर हो सकें। तो दोस्तों, गरीबी दूर करने के लिए नीति आयोग ने भी एक सुझाव दिए थे। ठीक है, इसका डॉक्यूमेंट ये हुआ था कि भाई इसने एक 2017 में नीति आयोग ने गरीबी दूर करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला। डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है, अब देखो थिंक टैंक है, हमने पहले पढ़ा था, इसका काम है कुछ न्यू इनोवेशंस करना। तो इसने एक डॉक्यूमेंट निकाला, गरीबी पे बात करी, दिखाए पैरामीटर्स, दिखाए ये दिखाए वो दिखाए, दुनिया भर की चीज़ें दिखाई। कंक्लूजन 4-5 पेज में ही है। ठीक है, तो मैं ये दिखाया कि देखो गरीबी को हम कैसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो इनके मुताबिक इन्होंने ये बोला कि 2032 में, यानी अगर 22 चल रहा है आज, तो 2032 में गरीबी दूर करने की योजना यहां पे इसमें जो है अगर बात करें तो तय करी गई। ठीक है, देश में गरीबी की सही तादाद का पता लगाया जाए। इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में ये बोला कि जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 करोड़ गरीबी को ऊपर से नीचे कर दे रहे थे रंगारांझा कमेटी और हमारी वाली कमेटी, तेंदुलकर कमेटी। तो इसी कारण इन्होंने ये बोला, पहला ही इन्होंने मुद्दा ये उठाया कि गरीबी की क्या एक एग्जैक्ट संख्या है। पहले तो इसको हमें डिफाइन करें और निकालें, फिर इसके बाद लागू की जाने वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग और निरीक्षण या फिर निरीक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। तो जो भी स्कीम्स हमारे देश में चल रही हैं, ठीक है, तो उसको अच्छे से अगर बात करें, उसका निरीक्षण और उसका जो है व्यवस्था जो है यहाँ पे बेहतर बनाया जाना चाहिए। आयोग द्वारा गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना को आधार बनाकर देश में गरीबों के तादाद का आकलन किया जाना चाहिए। आखिर रीजन क्या है इसके पीछे कि जातिगत गणना भी हो, इसको हम बाद में एडवांस पार्ट में देखेंगे। अभी परेशान नहीं होना दोस्तों, क्योंकि जब मैं कराऊंगा आपको तो उसको मैं सारी चीजें कवर करूंगा। तो इन्होंने ये बोला कि जातिगत गणना भी कराई जानी चाहिए, ताकि एग्जैक्ट में हमें ये भी पता चल सके कि एक जातिगत गणना से हमें एग्जैक्ट में लोगों के गरीबी को लेके हमें थोड़ा सा एक मतलब स्पष्ट, हमें अगर बात करें तो हमें एक आंकड़ा जो है बेसिकली मिल सके। फिर इसके बाद दोस्तों ये कहते हैं कि आयोग ने गरीबी दूर करने के लिए 2 क्षेत्रों पर ध्यान देने का सुझाव सबसे ज्यादा दिया है। कितने क्षेत्रों का सुझाव दिया है? 2 क्षेत्रों का। एक MSME और दूसरा तो सबको पता ही होगा, कृषि। उन्होंने ये बोला कि जो हमारे MSME होते कौन है, पहले इस चीज को समझो। आपके कॉलोनी में दुकान है परचून की, बंदा वहां काम करता है, रोज का गल्ला बनाता है, 200, 300, 400 जो भी कमाता है। ऐसे कितने दुकानें होंगी, डिफरेंट कैटेगरी में दुकानें होंगी। ये सिर्फ दुकान की बात कर रहा हूं। ये क्या है? ये एक तरह से असंगठित लोग हैं।
यानी कि काम हुआ ठीक, नहीं हुआ ठीक, लेकिन ये लोग गरीब होते हैं, ठीक है डेली रूटीन चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। तो इनको हम बोलते हैं असंगठित, यानी कि वो लोग जिनको पेंशन नहीं मिलती है, या फिर आप ऐसे मान के चलो जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है किसी चीज़ की, आज काम है ठीक, कल है नहीं है, भगवान जाने। तो उस चीज़ को हम मोटा मोटा समझो, क्योंकि अभी ये उद्योग का टॉपिक है, उसको मैं वहाँ समझाऊंगा, अच्छे से डिफाइन करूंगा। अभी सिर्फ मोटे वर्ड में समझाया कि मोटे वर्ड में इसका मतलब क्या होता है। तो एमएसएमई और कृषि तो पता ही होगा कि हम हमारे देश के जो भाई हैं, तो उस केस में ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि हमें एमएसएमई और कृषि पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम अगर इन दो को अगर मजबूत कर लें, अगर हम इन दो लोगों को मजबूत कर लें, जो हमारी वर्क फोर्स का 65% है, पूरी वर्क फोर्स का मतलब ये होता है वो लोग जो कार्यशील काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ वह लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें वृद्ध लोग नहीं आएंगे, इसमें बच्चे नहीं आएंगे, यानी कि कुल मिला के मोटा मोटा मान के चलो 15 से 59 ईयर्स के जो बंदे होते हैं, आप ऐसे मान के चलो वर्कफोर्स को, जो 15 साल के और 59 यानी कि 59 साल तक जो लोग होते हैं उनको हम कार्यशील जनसंख्या के तौर पे कहते हैं। तो ये कहते हैं कि 65% जो ये लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, वो कुल मिलाकर हमें ये पता चलता है कि दो ही सेक्टर एमएसएमई और कृषि पे जो है काम करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये पता चलता है कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान हमें इन दो सेक्टरों पर ही सबसे ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यही एक हिस्सा सबसे ज्यादा गरीब है और दूसरा ये एक तरह से गरीबी पे जी रहा है। तो हमें इन दो सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर इनको संसाधन हम मुहैया करा दें तो इनकी आय को हम जो है डबल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? डबल कर सकते हैं। अगर इनके मतलब जो भी विकास वाली योजनाएं जो हम कर सकें, हम कोशिश कर सकते हैं कि एक तरह से गरीबी को हम बहुत ही कम तरह से हम अगर बात करें तो हम इसको जो है लागू कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये डॉक्यूमेंट कुल मिला के अगर हम बात करें, ये निष्कर्ष उस डॉक्यूमेंट का हमें 2 पेज में हमें जो है देखने को मिलता है। अब इसके बाद यूनिवर्सल बेसिक इनकम, पहले कंसेप्ट समझो होता क्या है। देखो वर्ड से समझना, हटाओ अभी। यूनिवर्सल माने कि वो जुगाड़ जहां हर जगह फिट हो सकता है। इसको समझाता हूं कैसे, पहले समझो। पहले देखो कंसेप्ट्स को तोड़ते हैं क्योंकि ताकि चीजें खुल सके दिमाग में। यूनिवर्सल का मतलब बोलते ना यूनिवर्सल चार्जर, किसी में भी लग जाएगा, ऐसे समझो। आता है ना फोटो रिचार्ज कर दे भैया, जियो का रिचार्ज कर दे भाई जरा 149 वाला, ऐसे होता है। हम लोग गरीब लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो वो क्या बोलता है, देखते हैं यूनिवर्सल चार्जर ले लो, यूनिवर्सल ईयरफोन ले लो, 3.5 का यूनिवर्सल, किसी में भी लग जाएगा, एप्पल में लग जाएगा, उसमें लग जाएगा, सब में लग जाएगा। तो ऐसे ही मतलब यानी कि एक तरह से जुगाड़ जहां हर जगह फिट किया जा सकता है। इसको मेरी लैंग्वेज में समझो कि एक वो जुगाड़ जिसको हर जगह फिट किया जा सकता है। बेसिक आधारभूत चीज, इनकम, पैसा, समझे। हमने वर्ड को तोड़ा तो हमें यह पता चला कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है, यूनिवर्सल एक वो जुगाड़ जो बेसिक हो और पैसा हो। इसका मतलब यहां पे ये होता है दोस्तों, इसकी देखो थ्योरी ये कहती है कि हर एक देश को, मतलब हर एक देश के नागरिक को, या परिवार बोल सकते हो, नागरिक बोल सकते हो, क्या अब गवर्नमेंट डिफाइन करेगी इस वर्ड को, सबको पैसा देना क्या देना? सबको एक निश्चित एक इनकम देना मंथली। एक वर्ड को ध्यान से समझना, यहां पे एक वर्ड मैंने बोला निश्चित, यानी कि 100% पैसा देना, एक निश्चित इनकम देना सबको। जब मान लो महीने का 2000 रुपये मान लो गवर्नमेंट ने बांध दिया भत्ता, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो यानी कि पूरा परिवार, जो भी हमारे देश में जो भी परिवार होंगे, उनको 2000 रुपये हर एक प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। चाहे वो काम करें या वो ना करें, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से सब्सिडी, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से सब्सिडी ही जो है बात करें तो हमें दी जाएगी। समझ आ गया?
तो इसको हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये कहते हैं। इस पे भसड़ क्या हुई है, कुछ अर्थशास्त्री आते हैं, आलेख लिखते हैं, बातें होती बड़ी बड़ी, तो उसमें ये कहते हैं कि जिस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में यूनिवर्सल बेसिक इनकम्स दिए जाते हैं, तो भारत में भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम लगाया जा सकता है। अब ये कौन सी कंट्री में दिए जाते हैं ये आपको फाइंड करना है, ये आपका भी टास्क है। थोड़ा सारा चीज़ मैं थोड़ा बता दूंगा, पकी पकाई खीर मुझे तो पता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम में हमें मतलब ये बोलते हैं कि जिस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में यूनिवर्सल बेसिक एक फिक्स इनकम दी जाती है कुछ कंट्रीज में, तो वो ये कहते हैं कि क्यों ना भारत के अंदर भी इस तरह की इनकम दी जाए, इससे कहीं ना कहीं हम गरीबी को कम कर सकते हैं। वो कहने का मतलब यहां पे यही होता है। ठीक है, तो उसी टॉपिक को समझते हैं दोस्तों। यूनिवर्सल बेसिक जो इनकम का जो सुझाव जो दिया गया था वो लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गाय स्टैंटिंग ने दिया था। ठीक है, फैक्ट हो गया, ये पीसीएस फैक्ट है, आईएएस में नहीं आएगा, लेकिन बोल सकता हूं वनडे एग्जाम या फिर पीसीएस में, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि आ सकता है। ठीक, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के तहत सरकार देश के हर नागरिक को बिना शर्त एक तयशुदा रकम देगी, बिना शर्त। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह योजना लागू होती है तो सरकार देश के हर वयस्क नागरिक या परिवार को एक निश्चित रकम एक निश्चित अंतराल पर देती रहेगी। मतलब कि हर महीने या फिर एक अंतराल कोई भी हो, इसे बोलते हैं कि अगर हम लोगों को फायदा करें, जिसको हम डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो अगर हम दे दें तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो हमें देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के ये थ्योरी हमें कहती है। फिर अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अगर भारत में यूनिवर्सल इनकम स्कीम को अगर लागू कर दिया जाए, ध्यान समझना, अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि अगर इस स्कीम को यानी कि यूएलबी हम बोलें, ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई, सॉरी, ठीक है, अगर हम यूबीआई को अगर हम लागू कर दें तो वो ये कहते हैं कि 3% से लेके 4% तक अगर बात करें तो कुल मिला के जीडीपी का खर्चा आएगा। वहीं पर अगर हम सारी योजनाओं को कैलकुलेट कर लें, सारी योजनाओं को अगर ले लें, तो हमें यह पता चलता है कि 4 से 5% हमें जो योजनाओं में देना होता है, जैसे मुद्रा योजना, ये योजना, घर ले लो योजना, वो योजना। ठीक है, तो बोलते हैं कि क्यों ना सारी योजना को क्लोज कर दें और हम एक यूपीआई चलाएं कि एक बेसिक देते हैं, कहानी खत्म। इससे ये बोलते हैं कि जो हमारी मशीनरी काम करती है इतनी सारी, अब पीडीएस में है, हर एक देश में राशन पहुंचाना है, सोच रहे हो, रोटेन होते हैं, चूहे खाते हैं, सड़ रहे होते हैं अनाज, कितनी सारी वेस्टेज होती है। तो बोलते हैं कि इससे तो मशीनरी में से जो लोग लगे हुए हैं इतने सारे, उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी। दूसरा, कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमें जो देखने को मिलेगा। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से जीडीपी में हम योजनाओं के थ्रू 4 से 5% हमारा जो है खर्च आता है, और ये कम से कम 950 प्लस स्कीमों का ये कुल मिला के जो है खर्च, अभी जो सरकार 950 प्लस स्कीम्स जो चला रही है, चाहे वो लाइक केंद्र सरकार के द्वारा, तो उनमें मतलब कुल मिला के इतना होता है। फिर इतने बड़े खर्च के बावजूद भारत में एक बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे अभी भी जो है अपनी जिंदगी जो है एक तरह से बिता रहा है। तो इस तरह से ये डेफिनेटली इस पे एक क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि क्यों ना हम यूबीआई को इंस्टॉल करते हैं, क्यों ना हम यूबीआई को अगर हम बात करें तो इंस्टॉल कर दें। फिर हमें यह पता चलता है जिस तरह से इंसानों द्वारा दिए जाने वाले कामों को टेक्नोलॉजी खत्म कर रही है, इस कारण मजदूरों के आय में कमी आ रही है। ऐसे में यूबीआई एक समस्या से निपटने के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। सही बात है, इसमें तो मैं कुछ कह भी नहीं रहा भाई। जिस तरह से इंसान जो होते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है इंसानों की चीजों को खत्म करे। आपको पता है ना, मोबाइल अब कितने लोगों का काम गलत कर दे रहा है। मोबाइल ने, पता है, जब से मोबाइल आया है, जब से ट्रांसपोर्टेशन कितना कम हुआ है। पहले लोग एक डॉक्यूमेंट के लिए इधर भागते थे, अब तो भी मोबाइल पे स्कैन करके भेज दे भाई, घर पे पहुंच जाती है। कोई फॉर्म भरना है तो हमें गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाना, हम ऑनलाइन भर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, चीज़ें कहने की मशीनरी खत्म हो रही है। फिर तो जिसके कारण ये पता चलता है कि यूबीआई में इस समस्या से निपटने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इससे अलग कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि यूबीआई से लोगों में काम करने को लेकर उत्साह जो है कम हो सकता है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में सरकार द्वारा महिलाओं को जो बुनियादी आय दी गई है उस पर संभव है कि पुरुषों का नेतृत्व हो जाए। भाई देखो, ये तो हर एक घर की कहानी है मैक्सिमम,
महिलाओं को, ये बात तो फैक्ट है कि महिलाओं को दबाया जाता है, ठीक है, चाहे सिटी हो चाहे ये हो, पुरुष प्रधान ही बोलेंगे हम अपने देश को आज भी। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें तो एक ये भी भसड़ हमें जो है देखने को मिलेगी। तो पैसे कंट्रोल पुरुष के पास आ जाएगा और वो कहीं ना कहीं फिर वो गड़बड़ करेगा, दारू पिएगा, गांजा पिएगा, तो ये भी चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं। और यूबीआई से महंगाई भी बढ़ सकती है। जब सबके पास कैश आ जाएगा, ये मैं समझाऊंगा आपको बैंकिंग में, जब सबके पास मतलब जब कैश आ जाएगा तो उस कंडीशन में जब सभी के पास कैश हो गया तो फिर ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी। तो ये भी एक हमें जो यूबीआई से जो हमें डर जो है देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इतने बड़े स्कीम के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और इसके मुताबिक कुछ कैलकुलेशन करी गई है। तो ये बोलते हैं कि अगर हम यूबीआई को अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जीडीपी का 10% हमें जो है देखने को मिलेगा। तो जो ये सारे पॉइंट्स हैं ये एक तरह से क्रिटिज्म है, लिख लेना इसके आगे आलोचना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यूबीआई को लेकर आलोचना भी आपको करा दी। फिर निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हो कि भारत को एसडीजी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अपने प्रयासों को अधिक तेजी से चलाने की आवश्यकता है। ये एसडीजी लक्ष्य में जरूर लिखना, अगर ये याद रह गया तो आपको बहुत फायदा होगा, इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और एसडीजी लक्ष्य 1 के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाने में निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और सहकारी संघवाद प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप मेरे आंसर्स में देखो तो मैंने 3 चीजें एंड में जरूर बेनिफिट करी है। उसमें यह बोला है कि एक तो निजी क्षेत्र भी ले लिए, एक नागरिक समाज भी, सिविल सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, और सहकारी संघवाद को भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से भी मैंने चीजों को जो है लेने की कोशिश यहाँ पे करी है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब चलते हैं थोड़ा मेंस पे, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मेरा भी गला जवाब दे गया तबीयत खराब है दोस्तों थोड़ी सी, फिर भी मजबूरी है, पूरा करना है। देखो मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, आंसर्स मैं भगा दूंगा, ठीक है। देखो वो कहते हैं कि पिछले क्वेश्चन समझो, ऊपर क्वेश्चन है, पिछले 2-2.5 दशकों में गरीबी कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन आर्थिक असमानता की खाई और चौड़ी हुई है जो पर्यावरण पर भारी पड़ रही है। व्याख्या कीजिए। अभी क्वेश्चन मत पढ़ने लग जाना, आंसर, क्वेश्चन को समझो, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक आप नहीं समझेंगे जब तक आपकी चीजें गड़बड़ करेंगे। क्वेश्चन को आपने ऐसे समझना है कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट है, आप समझ नहीं पाओगे जल्दी से अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो कैसे, वो कहता है पिछले 2-2.5 दशक, एक तो हमें ये स्टेटमेंट मिली, गरीबी कुछ कम जरूर हुई है, ठीक है, कम हुई है, लेकिन आर्थिक असमानता की खाई और चौड़ी हुई है, ठीक है, जो पर्यावरण पर भारी पड़ रही है। तो क्वेश्चन में 2-2.5 दशक भी आना चाहिए, गरीबी कुछ कम जरूर हुई है, यहां पे गवर्नमेंट के लिए फैक्ट्स आपको दिखाने होंगे कि हाँ ये कारण है गरीबी कम हुई है। फिर आलोचना के पक्ष की तरफ बढ़ोगे कि लेकिन आर्थिक असमानता की खाई और चौड़ी हुई है, उसके बारे में तर्क दोगे। फिर इसके साथ पर्यावरण पर भारी पड़ रही है, पर्यावरण पे भी इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके बारे में लिखोगे। और एंड में आगे का रास्ता लिखोगे और निष्कर्ष लिख के आंसर खत्म कर दोगे। देख रहे हो ये दो जैसे स्टेटमेंट कितना भसड़ है इसमें। दोबारा सुनो, ये 2 स्टेट में 2 लाइन के स्टेटमेंट में आपको कितने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। देखो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे 2 से 3 वर्ड लाइन का, ठीक है, 2-3 लाइन का। 2-2.5 दशकों में गरीबी कुछ कम जरूर हुई है, यानी कि कुल मिलाकर इसके बारे में आप एक पैराग्राफ लिखोगे, यानी कि कुछ मान के चलो एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट्स इसके बारे में लिखोगे। हाँ हमें लगता है कि कुछ गरीबी कम हुई है, बस इसके नीचे पॉइंट्स लिख दो 3-4। लेकिन आर्थिक असमानता की खाई चौड़ी हुई है, उसके बारे में थोड़ा 3 से 4 पॉइंट लिख दिए। पर्यावरण पर भारी प्रभाव पड़ रही है, उसके बारे में 3 से 4 पॉइंट लिख दिए। आगे का रास्ता लिख दो, निष्कर्ष लिख दो, कहानी खत्म। समझे मेरी बात को। तो जब आप ऐसे आंसर्स को लिखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ये एक डिटेल इज नॉट अ मॉडल आंसर, ये सिर्फ इसी को करने के लिए एक मॉडल, एक तरह से डिटेल आंसर बोल सकते हो। इसी को आपको चाहे तो आपको 250 वर्ड में लिखना है या 150 वर्ड में लिखना है,
ठीक है, या 100 वर्ड में लिखना है, कैसे भी वो आपके हिसाब से आपने देखना है। तो मैं इसको भगा देता हूँ, क्योंकि देखो मेन है क्वेश्चन समझाना, आंसर तो सब लिख देते हैं, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं समझ आएगा मेरे बच्चों को, अगर आप लोगों को, तो आप कैसे लिखेंगे आप बताइए। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये एक डिटेल आंसर है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब कोई फायदा नहीं, चिल्लाता रहूंगा। ठीक है, आप इसको स्टॉप करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। तो इसी के आप नोट्स बना लीजिएगा, पूरा दे दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन एक और है। क्वेश्चन ये कहता है कि महिला सशक्तिकरण गरीबी उन्मूलन के सर्वोत्तम तरीके में से एक है, क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। सॉरी, यानी कि वो कह रहा है महिला सशक्तिकरण गरीबी उन्मूलन के सर्वोत्तम तरीके में से एक है, क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो, आपने पहले महिला सशक्तिकरण के बारे में 2 से 3 लाइन में बता दो, ठीक है। अब समझना, वो कह रहा है क्या आप सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं, ध्यान से समझना, अगर आप सहमत हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन में ना कुछ आपको एग्जामिनर भटकाते हैं कि प्रो लिखो कौन से लिखो, नहीं। अगर आप सहमत हैं तो आप सहमत में पूरे आंसर्स को लिखो, हालांकि एंड में 1 से 2 लाइन में क्रिटिसिज्म लिख के निकल जाओ, लेकिन वो नेगेटिव इफेक्ट के बाद एट द एंड निष्कर्ष पॉजिटिव आउटकम के साथ निकलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप सहमत, देखो 2 तरह के लोग होंगे, वो स्टैंड मांगने की कोशिश कर रहा है आपसे, और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, तो अवॉइड करें नो लिखने के लिए। अगर आप नो लिखेंगे तो इससे आपकी नकारात्मक छवि के बारे में पता चलेगा। इसको एग्जामिनर को ये लगेगा ये तो बंदा सहमत ही नहीं है भाई, इसको कैसे दे दे जॉब। फिर वो जहां 3-3 देने होंगे वहां 2-2 देगा और तुम्हारा कट ऑफ से मार्क्स उड़ जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज आपने समझ के चलनी है कि जब आप लिखें कि क्या आप सहमत हैं, हां मैं सहमत हूं, इसके ये कारण है। आपको कारण सारे लिखने के बाद फिर नीचे लिख दो एक कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स याद रखो, हालांकि, यद्यपि, ठीक है, हालांकि, यद्यपि, अतः, ये कुछ बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। जब आप क्रिटिसिज्म करने, हालांकि, यद्यपि, अतः, ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो हिंदी में। हाँ, तो आपने सहमत लिख दिया, ठीक है। उसी के बाद हालांकि इसके बारे में कुछ आलोचना भी हल्की सी 2 से 3 लाइन कर दो। ये मत लिखना कि मैं सहमत नहीं हूं ना, ये चीज नहीं। आपने ये लिखना है यद्यपि, हालांकि, उसके बाद कनेक्टिंग लाइन अपने चिपका दो, 2 से 3 पॉइंट लिख दो कि इसमें ये समस्या है। एंड में आगे का रास्ता लिख दो, आगे और क्या किया जा सकता है, एंड में निष्कर्ष लिख दो। एक पॉजिटिव आउटकम, कि पॉजिटिव आउटकम में कमेटियां डाल दो, कुछ तुम्हें लग रहा है कि कमेटियां आ रही हैं तो कमेटियां डाल दो। तो जब आप ऐसे आंसर्स को लिखेंगे टू द पॉइंट, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि दोस्तों हिंदी मीडियम के साथ समस्या ये नहीं कि वो नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत आती है क्वेश्चन समझने में। तो जब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझेंगे, जब तक आपको दिक्कतें रहेंगी। समझ आ गया? तो उसी केस के अंदर ये मैंने आपको मेंस का स्ट्रक्चर बता दिया कि क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे लिखना है। ये पूरा डिटेल एक इसी में से कुछ आप बना सकते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और सब खाना पूर्ति है, और तो कुछ खास है नहीं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये ठीक है, ये पूरा है, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू। तो अभी तक हमने देखा, अब हमारी गरीबी खत्म हो गई है। इसके बाद एक रिवीजन लेक्चर भी आएगा, वो मैं बाद में डालूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आज हमारी गरीबी कंप्लीट हो गई है। फाइनली गरीबी का
पीछा छूटा। अब बेरोजगारी चलेंगे, बेरोजगारी इतना लंबा नहीं खींचना है, बेरोजगारी में कम ही लेक्चर्स बनेंगे। और फिर इसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ जीडीपी चलेंगे कि कंसेप्ट ऑफ जीडीपी का मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद मुद्रा, इन्फ्लेशन, फिर अब हॉट टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। कितना टाइम हो गया भाई? 2:30 बज रहे हैं, नींद आ रही है मुझे भी। चलता हूँ फिर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोट्स बना के रखिए। थैंक यू।